नमस्कार बच्चों। तो आज का लेक्चर ऑप्टिक्स का, और ऑप्टिक्स में आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाशिक यंत्र में परावर्तक दूरदर्शी। तो पहले आपने जो है खगोलीय दूरदर्शी पढ़ी। जो काम खगोलीय दूरदर्शी का है वही काम परावर्तक दूरदर्शी का है। खगोलीय दूरदर्शी में कुछ कमियां मिली होंगी, कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए क्या हुआ, परावर्तक दूरदर्शी का निर्माण किया गया है। लेकिन दोनों का काम एक ही है, दोनों के कार्य एक ही हैं। वो भी बहुत दूर स्थित वस्तुएं जैसे आकाशीय पिंडों यानी कि तारे चंद्रमा वगैरह को देखा जाता है। वैसे ही परावर्तक दूरदर्शी भी क्या करती है कि बहुत दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखते हैं। इसमें एक क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है, परावर्तक दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत चमकीला और साफ होता है, स्पष्ट बनता है। तो इसमें और उसकी जब कभी डेफिनेशन वैसे पूछी जाए तो आप ये कह देंगे कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों का प्रयोग होता था, इसमें दर्पणों का उपयोग होगा। तो इसमें बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है जिसे हम अपदर्शक लेंस कहते हैं, और एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी तो परावर्तक दूरदर्शी प्यारे क्या होती है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे कहीं दूर स्थित आकाशीय, वैसे भी आकाशीय पिंड दूरी होते हैं, दूर स्थित आकाशीय पिंडों, चंद्रमा है, तारे, पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे कहीं दूर स्थित आकाशीय पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। एक चीज और लिख सकते हैं कि इसमें लेंसों के स्थान पर दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें बड़े द्वारक का अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें लेंसों के स्थान पर दर्पणों का उपयोग होता है और इसमें एक बड़े द्वारक का अपदर्शक अवतल लेंस लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। चलिए अब हम बताते हैं आपको प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब का बनना, ये तो इसके जानकारी होगी कि परावर्तक दूरदर्शी होती क्या है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें हमने जैसा कि आपको बताया है कि इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। बड़े द्वारक का यानी कि अधिक, ये अवतल दर्पण है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण को हम मान लेते हैं M1, प्राथमिक दर्पण मान लो पहले दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो क्या है कि कहीं दूर स्थित वस्तु यानी कि आकाशीय पिंडों से जो किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। सब लोग जानते हैं, खगोलीय दूरदर्शी में भी पढ़ा है आपने कि दूर स्थित वस्तुओं से जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो
तो अनंत पर रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। इसके बाद क्या होता है कि ये फोकस पर टकराएगा, फोकस पर मिलेंगे। तो मान लीजिए इसका ये फोकस है एफ ओ मान लो, ऑब्जेक्ट लेंस का, ऑब्जेक्ट दर्पण का सॉरी, और यहाँ पर ये इमेज बन गई हमारी आई डैश मान लो। कहीं से दूर स्थित वस्तु है, अनंत पर वस्तु रखी हुई है और अनंत से जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और हम लोग जानते हैं चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, दर्पण से अब चूंकि दर्पण में परावर्तन घटना होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि परावर्तक दूरदर्शी है, और जो खगोलीय होती है उसको अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी, क्योंकि उसमें लेंसों का प्रयोग होता है और लेंसों में अपवर्तन की घटना होती है। और इसमें चूंकि दर्पणों का प्रयोग किया जाता है और दर्पण में किसकी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो ये दर्पण से टकराई और ये अपने फोकस पर जाके मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि फोकस से पहले हम क्या करेंगे, एक 45 अंश के कोण पर हम एक दर्पण, समतल दर्पण लगाते हैं। यानी कि इससे पहले जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण है, ये अपने फोकस पर इनको मिलाएगा। लेकिन हम इन्हें क्या करेंगे कि अवतल दर्पण जो समतल दर्पण है उसे यहाँ पर 45 अंश के कोण पर रख देंगे। इससे 45 अंश का कोण बने, तो ये क्या किया गया है, 45 अंश के कोण पर ये हमने दर्पण रख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ये 45 अंश के कोण पर रख दिया। ये 45 ऐसे था ना, ये जैसे ये है, तो इससे जो है 45 अंश के कोण पर ऐसे करके हमने ये दर्पण लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपने फोकस से मिलने से पहले इस पर टकरा जाएंगे। और ये क्या हो गया कि ये जो दर्पण है जिसे हम M2 कहते हैं, और ये M2 जो है ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीय दर्पण है, ये प्रारंभिक दर्पण है। तो क्या होगा कि इसको हमने 45 अंश के कोण पर रख दिया है ये, तो ये किरणें जो है पहले इस पर टकराएंगी। तो ये जो जैसे ये न होता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? इस आई डैश पर बनता। और हम सब लोग जानते हैं कि जो पहले लेंस है, पहला दर्पण है, पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ या दर्पण लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे दर्पण के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसके लिए ये जो प्रतिबिंब बनना था, इसके होने से तो ये जो है इसके लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु रखी होती है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको मान लो ये यहाँ से हम लंबवत दूरी लें, तो ये हमारी लंबवत दूरी इस तरह आएगी ये। तो ये लंबवत दूरी यहाँ से मान लीजिए, हम मान लेते हैं d है, तो इतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? लंबवत ही दूरी पर ये d दूरी पर इसका बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ से जितनी दूरी पर, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसके उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरण जो है ऐसे करके और ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे करके बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं? एक नेत्रिका लेंस लगा देते हैं। तो ये हमारा ये हमारी आंख है। ओके, तो इससे जो है किरणें यहाँ पर परावर्तित हो जाएंगी, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके बच्चों, तो ये जो है उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो मान लीजिए, तो इस तरह करके ये पीछे मिला ना, तो ये जो है
यहाँ पर ये इस तरह आएंगी और ये किरणें यहाँ से परावर्तित होकर आएंगी। ठीक है, तो ये दर्पण से टकराएंगी। अब चूंकि ये दर्पण न होता तो ये यहाँ मिलती, अतः ये पहले दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है ये इसके लिए आवासीय वस्तु का काम करेगा। और दर्पण में एक बार फिर हम बता देते, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उतनी दूरी पर वस्तु होती है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ के आकर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने यहाँ टकरा कर ये यहाँ आ गई, इससे ये वाली टकरा कर ये आ गई। यहाँ नेत्र का लेंस होता है, तो जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ये इस तरह करके इनको पीछे यहाँ पर मिलती हैं। ये प्रकाश के केंद्र से होकर जा रही, तो ये इसका ये प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसका ये नेत्रकाय के द्वारा बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी जो है परावर्तक दूरदर्शी है, जिसका प्रतिबिंब का बनना है। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है M1, जिसको प्राथमिक दर्पण भी कहते हैं। तो अनंत से आने वाली किरणें जो है वो क्या होगा, इस अवतल दर्पण के फोकस पर मिलेंगी। चूंकि इससे फोकस से पहले 45 अंश के कोण पर हमने क्या किया, एक समतल दर्पण रख दिया, तो ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है पहले दर्पण के द्वारा वो इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, जिसका प्रतिबिंब B डैश पर प्राप्त होगा। तो ये A डैश B डैश उस वस्तु जो अनंत पर वस्तु रखी है उसका प्राप्त A डैश B डैश हुआ, और जिससे नेत्र का लेंस जो कि देखने पर क्या होता है, ये A डैश B डैश बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका चित्र है, प्रतिबिंब का बनना है। इसके बाद आता है आपका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता में प्यारे क्या होता है कि जैसा हमने पहले आपको बताया है कि आवर्धन क्षमता में है कि प्रतिबिंब द्वारा कैपिटल M होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आंख पर बना दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर आएगा, आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये फॉर्मूला होता है जैसा कि हमने खगोलीय दूरदर्शी में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं है। परावर्तक क्या कहते हैं उसको, आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन इसमें नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे। तो केस फर्स्ट वही हम डालेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या होगा M, हमने जो खगोलीय दूरदर्शी का जो M है वही है इसका M, तो FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन D, ये इसका फॉर्मूला है। और हम लोग जानते हैं कि जहां FO क्या है, अभिदृश्यक दर्पण, अवतल लिख दो ध्यान रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और FE क्या है, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। ओके, और D हम लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसमें जो आवर्धन क्षमता का है डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले इसमें लिखना है। दूसरा केस आपको हम और लिए यहाँ को बता देते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन
क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो इनके डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया परावर्तक दूरदर्शी। तो चित्र है, इसका थोड़ा सा चित्र आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी का तो बस कोई अब खगोलीय दूरदर्शी वाला है तो बहुत जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लो। तो ये वही आकाशीय पिंडों से चमकीला प्रतिबिंब देखा जाता है और लेंसों के स्थान पर दर्पणों का प्रयोग होता है। प्रतिबिंब बनना ध्यान रखिएगा कि इसमें 45 अंश कोण पर एक समतल दर्पण रखा जाता है और दर्पण में, समतल दर्पण में ध्यान रखना जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसके लंबवत उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है इसका। तो ये d है तो ये भी d दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और नीचे आई लेंस लगा होता है, नेत्र का लेंस, जिससे ये a डैश b डैश पर दिखाई देता है। इस पर दृष्टि न्यूनतम दूरी पे इस पर आता है, ठीक है बच्चों, हो गया, नोट कर लिया। चल अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी का काम सेम है, एक ही काम करते हैं, यानी कि आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। तो फिर बात ये उत्पन्न होती है कि जब खगोलीय दूरदर्शी के होते हुए परावर्तक दूरदर्शी की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या वजह थी कि परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता हुई। तो वो मैं आपको एक दोनों में, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में अंतर बता देता हूं। तो अपवर्तक दूरदर्शी तथा परावर्तक दूरदर्शी में अंतर। ठीक है बच्चों, तो दोनों में क्या क्यों जरूरत पड़ी, क्या अंतर था, दोनों का अंतर ये है। तो मैं आपको बता दूं, अंतर नंबर 1 हम आपको बता दूं कि अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। जैसे पहले ही आपको बताया गया था कि परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। कैसा बनता है, चमकीला बनता है। पहला तो ये अंतर है, अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। दूसरा यह है कि जो परावर्तक दूरदर्शी में, अपवर्तक दूरदर्शी में वर्णविप्तन तथा गोलीय विपथन पाया जाता है। ये दोष होते हैं प्यारे, पाया जाता है। जबकि परावर्तक दूरदर्शी में ये दोष नहीं होते। ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी में वर्णविपतन और गोलीय विपतन का दोष पाया जाता है, इनमें ये होता है। अब वर्णविपतन में दोष ये होता है कि जैसे जो लेंस होता है उसमें अपवर्तनिक घटना होती है, तो वो अलग अलग रंगों का प्रतिबिंब अलग अलग बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जैसे जो लेंस होता है, तो लेंस में क्या है कि जो ऊपर किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के, उनका अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। इसका जो है पहले बन जाता है और जो इसके पास होती है उनका दूर बनता प्रतिबिंब। ये जो है क्या होता है कि ये अलग अलग जो समांतर किरणें आती हैं उनका अलग अलग प्रतिबिंब बनना ये गोलीय विपतन कहलाता है, और अलग अलग कलरों का प्रतिबिंब अलग अलग बनना ये वर्णविपतन कहलाता है। तो ये लेंसों में पाया जाता है। लेंस जो यानी कि अपवर्तक दूरदर्शी होता है, इसमें ये दोष होता है जिससे प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट नहीं बनता है।
तो और जबकि परावर्तक दूरदर्शी में ये दोष नहीं होता है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि अपवर्तक दूरदर्शी जैसे बहुत, अब हमारा जो अपदर्शक लेंस होता है उसको बड़ा बनाने का ध्येय केवल ये है कि जिससे कि बहुत दूर स्थित वस्तुओं से जो प्रकाश आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आए, इकट्ठा हो जाए। तो फिर बहुत बड़ा लेंस बनाना आसान नहीं होता है, यानी कि लेंस, बड़े द्वारक के लेंस बनाना आसान नहीं है। बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन है होता है तथा महंगा भी होता है। ठीक है भैया, यानी कि बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन भी है और महंगा भी है, जबकि बड़े द्वारक का दर्पण बनाना आसान है और सस्ता भी है। ठीक है, तो जो बड़े द्वारक का लेंस होता है वो कॉस्टली भी होता है और उसको बनाना आसान नहीं होता है। और आपने देखा हो जब लेंस होता है तो लेंस के पूरे में क्या होता है, कांच भरा होता है। ऐसे करके दो पृष्ठ होते हैं, उनके भीतर क्या होता है, कांच होता है। तो वो अवतल जो परावर्तक दूरदर्शी जो लेंस लगे होते हैं बड़े द्वारक का, वो भारी भी हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कांच भरा होता है। तो पूरा जो लेंस है वो बहुत बड़े द्वारक का जब लेंगे तो वो भारी हो जाएगा। लेकिन दर्पण में क्या होता है, एक ही पृष्ठ होगा और एक ही ऐसे करके होगा तो वो हल्का होता है। तो मैं आपको एक और चौथा सा अंतर बताता हूं कि अपवर्तक दूरदर्शी लेंसों के कारण भारी होती है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी अपेक्षाकृत हल्की होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अपवर्तक दूरदर्शी जब बन गई थी तो परावर्तक दूरदर्शी की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करता हूं कि इसलिए है क्योंकि इस परावर्तक दूरदर्शी से प्रतिबिंब जो है वो अधिक चमकीला बनता है। अपवर्तक दूरदर्शी में जो लेंस लगे होते हैं वो बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन होता है और वो महंगा भी पड़ता है। और अपवर्तक जो परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण होता है वो केवल एक ही पृष्ठ होता है, उसमें डबल पृष्ठ होने के कारण वो जो लेंस होते हैं भारी भी होते हैं, महंगे भी होते हैं और उनको बनाना कठिन भी होता है। इसलिए संशोधन किया गया और अपवर्तक दूरदर्शी का निर्माण किया गया, क्योंकि वो ये उसमें कंपेयरिंग है। तो कभी उपयोगिता आ जाए कि अपवर्तक परावर्तक दूरदर्शी की उपयोगिता बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताइए, तो ये आप सारा चीज लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए। ओके, आगे अगला वीडियो के लिए आप याद रखें। ओके।